तनसाजी किस उम्र में स्टार्ट की? सर मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन 20 साल की एज में। आज मेरी एज 28 है। 8 साल से मैं रेगुलर गेम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फिज़िक्स अच्छी होती जा रही है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी है। तो आप कंपटीशन खेलो। तो इसने कहा कि उस्ताद जी मैं नहीं खेल सकता। तो माशाल्लाह शादीशुदा है, एक बच्चा है, शायद इसने आपको शायद बताया हो। फिर इसने वॉक तकरीबन 2-2 ढाई घंटे की। यहाँ से दाता दरबार का डिस्टेंस तकरीबन 8 किलोमीटर का है। यहाँ से डेली 8 किलोमीटर ये पैदल वहाँ पे वॉक करके, वहाँ मैंने इसको कहा कि जाना है अपने, वहाँ पे जाके शुक्राने के नफल पढ़ के 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर ये वापस पैदल भी आता था। तो मैं उनको यही कहूँगा कि यार खुदारा अशफाक साहब बस कर दें, आप मरना भी है आपने, बहुत दवाएं ले ली हैं, बहुत कुछ कर लिया आपने, चिट्टे आ गए। यकीन करें मेरा दिल रो रहा है। मैं आप हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, लेकिन आप इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं, कतन इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं। क्योंकि जब आप एक बच्चे का या किसी का हक़ रखते हैं ना, तो हम हुक्मरानों को तो बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसी जो तालाब में गंदी मछलियाँ होती हैं ना, उन्होंने सारा काम ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से हम हुक्मरान को बुरा कहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने जो फरमाया, जैसे ही वाम वैसे हुक्मरान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा तनसाज मौजूद है जो रिसेंटली 12 सिटी लाहौर का मुकाबला हुआ, उसमें इसने हिस्सा लिया। और कुछ मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद था, कुछ वजूहात की वजह से, 1-2 नंबरों की वजह से बाइक की सेकंड पोजीशन आई और दूसरा लड़का विन कर गया। आइए इससे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग तनसाजी किस उम्र में स्टार्ट की और इनको इस तरफ कौन लेके आया। शौक से आए हैं या किसी ने पंप किया इनको? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर फ़ाइक नदीम है। फाइक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने तनसाजी किस उम्र में स्टार्ट की? सर मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन 20 साल की एज में। आज मेरी एज 28 है। 8 साल से मैं रेगुलर गेम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है, मुझे अपने भाई से बड़ी इंस्पिरेशन मिली। वो 8 क्लास से गेम कर रहा है। आज वो बीकॉम किए हुए उसे तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए हैं। मेरे से काफ़ी बड़ा है, वो 35-36 साल का है। तो स्टार्टिंग से आप जब अपनी फैमिली में अपने बड़ों को देखते हैं ना, तो आप उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। उसके बाद फिर मैं जिम आया, जिम में ट्रेनिंग की। स्टार्टिंग में तो बस यानी कि कह सकते हैं कि आप भाई से इंस्पायर होके इधर आए? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्हें देख देख के तो फिर मुझे भी था कि मैं भी, शौक़ पैदा हुआ मुझे कि मैं भी जिम जाऊं, अपना आप बनाऊं। तो फिर जिम जाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहनत करता रहा, डे बाई डे अच्छा होता रहा। फिर मज़ीद शौक़ पैदा हो गया। जैसे ही आप अपने आप में चेंजेस देखते हैं तो आपका दिल करता है कि इसको मज़ीद बढ़ाएं, मोर देन मोर, ऊपर जाने की आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। तो फिर मैं लगा रहा। फाइक भाई, मेरे देखने वाले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल लोग, यंग जनरेशन जो है, वो नशे की तरफ ज़्यादा उनको रुझान है। कोई आइस पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप का माइंड किसने इस तरफ कन्वे किया? आप बताया भाई ने किया, लेकिन और भी कुछ ऐसी ताकत इंसान के साथ चलती है जिसने आपको इस बॉडी बिल्डिंग की तरफ लाया? यानी कि आजकल लोग जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा रुझान है। बहुत ज़्यादा रुझान हो गया सर आजकल यंग जनरेशन में। एक तो बॉडी बिल्डिंग और दूसरी पहलवानी तो दूर दूर तक है ही नहीं, उनका शौक़ ही नहीं है। आइज़, सिगरेट, इससे ऊपर के नशे यूनिवर्सिटीज़ में, आम लड़कों में आप देखेंगे लड़के और इवन के लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा नशे में लग गए हैं। पैसे आते हैं उनके पास, उन्होंने नशे करने हैं, अपने ऊपर नहीं लगाना। जब उन्होंने बिस्तर पे पड़ जाना, तब दवाइयों पे उन्होंने 20-30 हज़ार 50 हज़ार लगा देना। लेकिन 5,000 रुपये दे के ना जिम आना है, ना जिम की डाइट लेनी है, वो नहीं लेना इन्होंने। लेकिन जब इन लोगों ने बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ जाना, तो 30-30 हज़ार की दवाइयाँ खा लेनी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता सर। वो कहते हैं कि जवानी फिर नहीं आनी ना, वो हिसाब है कि जवानी में बंदा जो मर्ज़ी करता रहे, पता नहीं चलता। लेकिन जब एक स्टेज आती है ना, बंदे को जवानी में भी कईयों को जवानी में पता लग जाता है, कईयों को आगे जाके पता लगता है। तो फिर जब वो बिस्तर पे पड़ते हैं तो फैमिली भी तंग होती है, ठीक है। उसके बाद जब उनके ऊपर फैमिली पैसे लगाती है तो फिर
उन्हें पता लगता है कि हमें पहले इसको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन बेसिकली फैमिली की भी मैं कहूँगा कि गलती नहीं होती, इसमें गैदरिंग का बड़ा इशू होता है। कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नशे तमाशे की तरफ लगे। ये गैदरिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है सर, और अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए सर, अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए कि आप सोचें इस बारे में कि ये जो थोड़ी देर का आपका मज़ा है ना, ये आगे जाके आपको बहुत नुकसान देगा। देखिए आजकल ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि बंदा अपने आप को बेरागर्क कर रहा है। कोई भी चीज़ नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है, उसको ये पता भी होगा कि भाई ये चीज़ हमारे लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमें हमारी किडनी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो चीज़ वो उन्होंने करी जानी है सर। हमारे उस्ताद जी हैं, अभी भी हैं, अल्लाह पाक उनकी सेहत तंदुरुस्ती दे, राना इब्राहिम साहब। वो एक चीज़ कहते हैं कि हमें एक बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने एक दफ़ा कि फ़ाइक लोग जो है ना पैसे दे के जहर ख़रीद रहे हैं और उस जहर का मज़ा लेके अपने आप को मार रहे हैं अंदर से, और ऐसा अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा। फिर एक स्टेज पे जाके जब उन्हें पता लगता है ना तो बड़ी देर हो जाती है, फिर उसका हल ही कोई नहीं। ऐसे ही है। मेरे जानने वाले ये भी जानना चाहते होंगे कि आप डाइट आपकी क्या है। माशाल्लाह इतनी प्यारी आपने बॉडी बनाई है और बिल्कुल एक नेचुरल किस्म की नज़र आ रही है। आप मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप पूरी दिन में क्या डाइट इस्तेमाल करते हैं कि अक्सर तो लोग कहते होंगे यार कि बद्दा सा जिस्म हो जाता है तो इंसान बॉडी बिल्डिंग जब छोड़ देता है तो उसकी क्या असरात होते हैं, छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ा ये इसके बारे में बताइएगा। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उस्तादों ने ना हमें शुरू से ही बहुत अच्छा गाइड किया है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, राना इब्राहिम साहब को। उन्होंने हमें एक चीज़ बताई है कि बोतलें, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों से अगर आपने बॉडी बिल्डिंग और अपने जिस्म को फिट रखना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बोतल, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, बोतल कोई भी हो बोतल सर, आप अगर देखें ना नेट पे इनको सर्च करके देखें तो ईच एंड एवरीथिंग, सारी बोतलें, सिर्फ स्प्राइट सबसे कम नुकसान देने वाली बोतल है जिसको आप पानी में थोड़ा सा मिक्स करके पी सकते हैं अगर आपका पेट ख़राब है तो। 7 अप का पानी भी तेज़ है, स्ट्रिंग, कोक, सारी की सारी बोतलें नुकसानदेह। और जितने भी फास्ट फूड के अंदर मायोनीज़ वगैरह डलती हैं, इनकी आप सर्च करें गूगल पे, आपको हर चीज़ मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन ये कोई सोचता ही नहीं है। आप क्या डाइट पे जो है वो चल रही है? मैं सर दिन में कोई 12 अंडे खाता हूँ, 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ, 6 सुबह 6 शाम। उसके बाद ब्रेड, पीनट बटर, और इसके अलावा उबले हुए आलू, फ्रूट्स, मिल्क शेक, जूस। यानी कि ज़्यादातर आप बॉयल चीज़ें खाते हैं? बॉयल चीज़ें खाता हूँ सर। मीठा तो है ही नहीं मेरी लाइफ में। मीठा मैंने अगर खाना है ना तो वो तकरीबन 2 महीने बाद थोड़ा सा खाना है, और वो अगर वो थोड़ा सा भी है ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगना। दिल तो करता होगा कि मिठाई ये वो? बिल्कुल करता है, कभी कभी दिल करता है, लेकिन बेकरी आइटम्स भी मना होती हैं। अगर आप कंपटीशन खेल रहे हैं या अगर आपने अपने आप को फिट रखना है, सिर्फ फिट रखने के लिए आसे हैं, तो आप कभी कभार बेकरी आइटम्स या थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे 3 महीने से मैंने मीठा नहीं खाया। ये जो रिसेंटली कंपटीशन हुआ है उसमें आप कब से तैयारी कर रहे थे? सर मैं कर रहा था अगस्त सितंबर से कर रहा था। हाँ जी, तब से तैयारी कर रहा था। तब से मेरे जो उस्ताद हैं राना इब्राहिम साहब, उन्होंने हमारी डाइटें शुरू करवाई हुई थी कि आपने अब मीठा नहीं खाना। जिस चीज़ में भी मीठा है, जैसे कि चाय में थोड़ा बहुत चीनी में डाल लेता था, ठीक है, सिर्फ 1 ही कप चाय पीता हूँ मैं सुबह के टाइम। तो उन्होंने कहा था कि सुबह की चाय में भी आपने, इवन कि ब्रेड भी अगर आप मीठी खा रहे हैं तो वो नहीं खानी, और मिल्की खानी है, और उसके ऊपर ब्राउन ब्रेड लगाना है। और इसके अलावा जो दोपहर का है वो हमने फिर उबला हुआ कीमा खाना, उबले हुए चावलों के साथ, बीफ 200 ग्राम, ये मयन चिकन इसमें चिकन हम एंड के मंथ में मैंने सारा चिकन ही यूज़ किया। 200 ग्राम चिकन, 200 ग्राम राइस, मैं चिकन ही खाऊँ, 3-4 टाइम चिकन ही खाया मैंने। 2 महीने बीफ खाया और चिकन भी थोड़ा सा टच रहा है, फिर एंड के महीने बीफ छोड़ के फिर चिकन ही रहा। 4 टाइम चिकन ही चल रहा है उबला हुआ। नाज़रीन, अभी फ़ाइक के हम जो कोच हैं
उनसे भी बात करेंगे, आपको उनकी बातें सुनाएंगे। जी तो नाजरीन, ये मेरे साथ 5 के कोच बैठे हैं, इनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम। आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्राहिम भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। इब्राहिम भाई, मुझे ये बताइएगा कि 5 को आपने कितनी देर से और कैसे तैयार किया? माशाल्लाह बड़े अच्छा जिस्म इन्होंने तैयार किया। फाइक बच्चा मेरे पास, इसकी स्टार्टिंग जर्नी मेरे पास ही है। तो ये है कि इसको शौक ट्रेनिंग का था और आइडियल का नहीं मुझे पता कौन था, बहरहाल ट्रेनिंग करता रहता था, देखता रहता था, पूछता रहता था। ये बड़ा ताबेदार बच्चा है माशाल्लाह। तो बहुत कम होते हैं इस तरह के बच्चे जो आपके कहने पर चलते हैं, क्योंकि कोई भी फील्ड है, जब तक आप फर्माबरदार नहीं ना होते तब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये तो मेरा एक यकीन है और ईमान है। तो इसको काफ़ी अरसा हो गया था एक्सरसाइज का, तो फिर मैंने इसको कहा कि यार आपकी फिज़िक्स अच्छी होती जा रही है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी है, तो आप कंपटीशन खेलो। तो इसने कहा कि उस्ताद जी मैं नहीं खेल सकता। तो माशाल्लाह शादीशुदा है, एक बच्चा है, शायद इसने आपको शायद बताया हो। नाज़रीन, ये चीज़ मुझे इब्राहिम भाई ने बताई है। ये चीज़ वल्लाह मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। इस बारे में 5 के से बाद में बात करेंगे ऑफ कैमरा। जी, तो माशाल्लाह अपना घर का सर्किट चला रहा है, और फिर उसके बाद चलाने वाले तो अल्लाह की ज़ात होती है, एक ज़रिया होता है। फिर इसका काम बड़ा टफ़ है, सेलमैनिंग का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से ये कर रहा था। और सुबह इसने निकलना है, तो फिर शाम को वापस आना है, फिर आते के साथ ही इसने बैग रखना है और जिम आ जाना है। फिर यहाँ से मैं इसको 8 बजे 7 बजे के बाद 12 बजे छुट्टी दूँ, 1 बजे दूँ, 10 बजे दूँ, इसने नहीं कहना कि मैंने जाना है। तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो जाता है। खैर, ये कामयाबी के राज होते हैं और इसने मेहनत की। मैंने इसको कहा कि यार आप कंपटीशन खेलो। उसने कहा सर जैसे आप कहते हैं, लेकिन मेरे इतने सोर्सेज नहीं है। मैं कि यार आप खेलो, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इसने स्टेप लगाया। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, मेहनत करता गया। जहाँ पे सिंपल एक बच्चे को रिक्वायर्ड कोई मेरा ख्याल अगर कोई 500 या 1000 क्रंचीज़ है, तो इसने 2-2 3-3 हज़ार लगाई, 5-5 क्रंचीज़ लगाई। फिर इसने वॉक तकरीबन 2-2 2.5 घंटे की। यहाँ से दाता दरबार का डिस्टेंस तकरीबन 8 किलोमीटर का है। यहाँ से डेली 8 किलोमीटर ये पैदल वहाँ पे वॉक करके, वहाँ मैंने इसको कहा कि जाना है अपने, वहाँ पे जाके शुक्राने के नफल पढ़ के 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर ये वापस पैदल भी आता था। तो इस तरह इसकी जर्नी स्टार्ट है और इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। अब रिसेंटली आपको पता है कि ये चिटिंग हुई है कंपटीशन में। तो बेसिकली मैं आपको इसके बारे में भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि बेसिक जो सिटी लाहौर का कंपटीशन है ना, ये बिगिनर के लिए है। जैसे ये बच्चा पहली दफ़ा कंपटीशन खेला, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उनको मोटिवेशन मिल जाती है, चलें आगे स्टेप बढ़ने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं उसको नहीं गलत कहूँगा। और जिसको इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है काफ़ी अरसे से, मैंने भी अपनी जब बिगिनर था फर्स्ट कंपटीशन यहीं से स्टार्ट किया हुआ। तो ये बड़ी हेल्प आउट करता है, आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि पिछले कुछ 4 से 5 सालों से ना इसमें कुछ मखसूस लोग ना इन्वॉल्व हो गए हैं जो सिर्फ इसका इस फाउंडेशन में जी। तो खैर आई थिंक सो कि इस फेडरेशन वाले को भी अगर मेरी ये जाती है आवाज़ उसकी तरफ, तो उसको भी यही एडवाइस है कि यार आप अगर अपना बचाना चाहते हो ना कंपटीशन, तो आप इसको जो आपकी जो फेडरेशन को वायरस लग चुका है ना, इसको बचाएं। उसकी रीज़न ऐसे है कि आपने उसमें देखा होगा कि बहुत मच्योर। अब मेरे पास मिस्टर पंजाब का कंपटीशन है, टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह, बेल्ट है। 2022 में मेरे पास मिस्टर लाहौर की बेल्ट थी, फिर पंजाब का मेरे पास टाइटल है। अब मैं कंपटीशन की तैयारी करके इस कंपटीटर इसका खड़ा हो जाऊं तो ज़्यादती है इसके साथ। अब मुझे अपना लेवल देखना चाहिए, मुझे आपका अपना बैलेंस देखना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए जो इस मुकाबले में नहीं देखी जा रही। और उसके बावजूद ये चीज़ें तो हैं, फिर उसमें चीटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अपना फेवरेटिज्म तो हर जगह ही होता है। जैसे कि अब जब ये आपने इसकी टाइटल फाइट देखी, आई थिंक सो कि आप वहीं पर ही थे। मैं वहीं पे था जी। मैं लंबी चौड़ी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो वहाँ पे 3 जज थे, मैं ज़ाती तौर पर तीनों को जानता हूँ। जमशेद भाई थे, स्मार्ट खान के नाम से, नाम उसका पता नहीं, लेकिन फेडरेशन में उसको स्मार्ट खान के नाम से जानते हैं। और तीसरा था क्या कहते हैं, आसिम रज़ा। ठीक है, पंजाब पुलिस का बड़ा अच्छा प्लेयर है, पिछले रिसेंटली उसने अपने टाइटल वगैरह लिए, बहुत अच्छा प्लेयर है। अब जो 2 वोट थे, मैं बिल्कुल पीछे बैक साइड पे खड़ा हुआ था। एक का तो मैं शाहिद गवाह हूँ कि इसने स्मार्ट खान ने वोट इसको दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं उसने तस्वीर भी खींची, उसे पता था कि ये होना है।
फिर जमशेद भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने हल्फन कहा भाई मैंने आपको वोट दिया, जो स्टेज पर हो रहा है, लेकिन मैं वो इसका वो नहीं हूँ। तो खैर वो तो बाइज्जत बरी हो गए, सुरखरू हो गए। अब आसिम रज़ा तो था, ज़ाहिर है फेवरेटिज्म होता है। और जो वो लड़का था भट्ट का, क्या कहते हैं, अफजाल भट्ट साहब का, वो भी हमारे मोहतरम हैं, उनके पास भी टाइटल हैं। मैं उनके साथ भी कुछ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मेरा लड़का जाएगा तो कोई उन जब बैठना उठना खाना पीना एक जगह होना, तो फिर बंदा थोड़ी सी साइड खींचता भी है, और वो बनती भी है। मैं उससे बिल्कुल भी कतन तौर पर नाराज़ नहीं हूँ दोनों से। क्योंकि अफजाल भट्ट साहब उनके कदमों में बैठे हुए थे, और वो एक पोस्ट जो आपको स्टैंडिंग पोस्ट था जिससे ये हार रहा था, और ये हार रहा था, वो बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी हो रही थी। साइड चेस्ट से ये ले रहा था, बैक से ले रहा था, एब्डोमिनल से जीत रहा था, लीन था। और उस आपने उसको देखा होगा, शायद उस बच्चे के पसीने निकल आए थे, हमारी ज़ुबान में बोला जाता है उसकी बॉडी में वाटर था, और ये बिल्कुल ड्राई हुआ था। तो ये तो सारा एक। तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा गिला है, इशफाक साहब हैं, अरसा दराज से कुछ फेडरेशंस को वो चला रहे हैं। यहाँ पे पार्क में उनका ग्राउंड था, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। अब तो उनके सफ़ेद बाल आ गए हैं, शायद आपसे भी ज़्यादा वो एजड हो चुके हैं, ठीक है। तो उनका ऐसा था कि वो स्टेज पर गए हैं, उन्होंने उनके रिजल्ट्स पकड़े हैं, 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। आकर पूछते हैं जो साथ लड़का बैठा हुआ था, वो बच्चे का नाम क्या है जो इसके साथ सेकंड था। उसने कहा किसका, कहता वो वाला जो दूसरा है, अफजाल दा मुंडा। उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उसने अफजाल भट्ट को बुलाया, भाई नाम क्या है? उसने कहा जी ये नाम है। उन्होंने जाके पर्चियाँ इस तरह उसको पकड़ाई हैं जो अलाउंस कर रहा था, और उसको कान में उन्होंने कहा है कि ये नाम अलाउंस करना है। उसने पर्चियाँ भी नहीं देखी और अलाउंस कर दिया नाम। तो खैर मैं भागा हुआ स्टेज पर जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये क्या किया आपने, ये तो गलत आप चिटर कर रहे हैं। तो इशफाक साहब मुझे ये कह रहे हैं कि जी बार बार ये कहते हैं कि जी वो फैसला लड़के का है, वो जजों का फैसला है, जजों का फैसला है, जजों का फैसला है। मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही फैसला कहाँ पर है। मुझे फैसला बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, और इतनी देर में टॉक कर रहा था, फिर आसिम रज़ा से मेरी हुई तो वो पीछे से तितर हो गए सारे, ठीक है, सब गायब हो गए, वो हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इशफाक साहब को मेरी इतनी जर्नी तो नहीं है, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैंने बचपन से देखा है इनको, ये लड़के इन्होंने तैयार किए हैं, स्टीरॉइड्स के पहाड़ लगाए हुए हैं उनको। फिर इन्होंने अपना अब नया शोशा छोड़ दिया हुआ बीच में 2-3 ढाई सालों से, जी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होगी, नेचुरल होगी। लड़के लेकर आ रहे हैं बाहर से, इनको कोई एग्रीमेंट हो गए, डॉलर आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। उधर भी बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने भी मुझे हाईलाइट किया कि यार ये देखो हमारे साथ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं खुदारा यही, अगर वो सुन रहे हैं, उनके तक मैसेज पहुंचे, तो मैं यही कहूँगा कि यार आप लोगों के पास जो है ना, आप इशफाक साहब देखें, पता कोई नहीं है, दुनिया फ़ानी है, कौन चले जाए कौन ना चले जाए, लेकिन उनके पास टाइम, मैं कहता हूँ कि यार आप ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ना कुछ अच्छा कर दो। लान तान से बेहतर है कुछ अच्छा कर दो। ये ना हो कि मरने के बाद हम लोग ही कहेंगे यार चंगा हो गया, मर गया, बेड़ा गर्क कीता थी फेडरेशन का। तो खुदारा मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादती ना करो। ये बच्चा, मैंने आपको जैसे बताया है कि मुझे पेन हुई, मैं रात आकर सोया नहीं। मुझे क्यों पेन हुई कि इसने बहुत मेहनत की, एक 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला, फिर उसका घर चलाने, फिर सारे आपको पता है निज़ाम, फिर उसके बावजूद इतनी सख्त तैयारी करना, और उसके बाद आपके साथ स्टेज पर ये आपका हाल हो जाए और आपके साथ इतना करे। तो मैं उनको यही कहूँगा कि यार खुदारा इशफाक साहब बस कर दें, आप मरना भी है आपने, बहुत बदवाएँ ले ली हैं, बहुत कुछ कर लिया आपने, चिट्टे आ गए, यकीन करें मेरा दिल रो रहा है। मैं, आप हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, लेकिन आप इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं, कतन इज़्ज़त के काबिल नहीं है। क्योंकि जब आप एक बच्चे का या किसी का हक रखते हैं ना, तो हम हुक्मरानों को तो बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसी जो तालाब में गंदी मछलियाँ होती हैं ना, उन्होंने सारा काम ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से हम हुक्मरान को बुरा कहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने जो फरमाया, जैसे ही अवाम वैसे हुक्मरान, जब तक आप अपने फ़ैसले चेंज नहीं ना करेंगे, तब तक आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता, और आगे बॉडी बिल्डिंग का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो मज़ीद होता रहेगा। तो लिहाजा बच्चों का प्लेटफॉर्म है, इनको रहने दे। हम जो आपस में हैं, जज फिर भी यही कहूँगा कि मेरे काबिल एहतराम है, उन्होंने फ़ैसले अच्छे दिए हैं, मैं सबसे मुतमिन हूँ। जो भट्ट साहब का लड़का था उससे भी मुतमिन हूँ, लेकिन आप किस वजह से उसको फेवरेट करार दे रहे हैं कि वो आपको 4 लड़के ला के दे देगा, आपकी फेडरेशन में लड़के खिला देगा, या 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये आपको स्पॉन्सर कर देगा। मैं कहता हूँ यार लानत है, मुझसे ले लो आप जितने पैसे लेने हैं आपने, लेकिन अपना जो है ना जाते जाते ईमान को सही कर दो। नाज़रीन, जैसा कि आपने इब्राहिम भाई की बातें सुनी और फाइक की भी बातें सुनी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्वे कर दूँ, आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि मैंने उस इवेंट पे, उस फंक्शन पे मैं
पूरी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, ठीक है। अगर कोई मुझसे देखना चाहता है, मांगना चाहता है, मैं उसको दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस फाइनल में जो मोमेंट थी उसमें मैंने कुछ ऐसे लम्हात देखे जो मैंने कैप्चर भी किए। उसमें यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने इस बंदे पे, यानी कि मेरी ये फर्स्ट मुलाकात है और मैंने इस बंदे को, यकीन करें, वहाँ पे नाज़रीन मैंने रोते हुए, अनाउंस होने से पहले मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे हैं। मैं इसलिए आपको ऑन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये बंदा कितनी मेहनत की होगी इसने फाइक पे, और फाइक ने कितनी बात मानी होगी इस बंदे की। ये मेरे लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे कि इब्राहिम भाई ने बताया कि जैसा हुक्मरान होता है वैसी ही उसको राया मिलती है, और जैसी राया होती है वैसे ही उसको हुक्मरान उस पे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं, हर एक अदारे में, हर एक किसी भी जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे करप्शन का दौड़ा है। कोई किसी की, हर बंदा उस एक दूसरे की टांग खींच रहा है। नाज़रीन, अगर मेरी बात, इब्राहिम की बात और फाइक की बात से आप इत्तफाक रखते हैं, राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।